हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य अकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे वी आर डूइंग द सीरीज ऑफ योर 1000 एमसीक्यूज की हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें कि हम अपने इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है हमारा बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए उसको प्रिपेयर करेंगे, है ना। दिस इज सेट नंबर 3। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 2 सेट्स, है ना, जो कि आपके जो स्टार्टिंग के फर्स्ट यूनिट के जो 2 टॉपिक्स थे आपके, जैसे आपका एक था, फर्स्ट था आपका डेफिनेशन, स्कोप एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, किन किन अर्थशास्त्रियों ने दी है ना। तो उन सबको हमने देखा था। किसी ने वेल्थ की डेफिनेशन दी थी, किसी ने स्कार्सिटी की डेफिनेशन दी थी। तो ये सारी हमने देखी थी कि किसने किस चीज की डेफिनेशन दी, क्या निष्कर्ष है, क्या क्रिटिसिज्म है और स्कोप क्या है आपका इकोनॉमिक्स का। ये सारी चीजें हमने एमसीक्यू के थ्रू वहां पे सॉल्व किया था। देन वी हैव डील विद द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है आपकी, और आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हमने देखा था ना। इस पे बेस्ड हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और थोड़े से क्वेश्चंस किए थे। एंड टुडे वी विल बी डीलिंग विद द डिमांड एनालिसिस, है जो आपका तीसरा टॉपिक है यूनिट 1 का, दैट इज योर डिमांड एनालिसिस। कि डिमांड होता क्या है, डिमांड एनालिसिस क्या है, डिमांड शिफ्ट क्या होता है, डिमांड का आपका मूवमेंट क्या होता है ना। तो ये सारी चेंजेस इन डिमांड में जो आता है आपका मूवमेंट अलोंग द कर्व और फिर आपका शिफ्ट, तो ये सारी चीजें हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है, कैसे नापते हैं, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे आज के सेट में जितना भी इसका स्कोप, पूरा जो इस टॉपिक का स्कोप है उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, कमिंग टू द जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमारे इस चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम ये क्लासेस देख रहे हैं ना, तो वो हमसे कनेक्ट हो जाएंगे थ्रू द लिंक गिवन इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, है ना। ऐप पे कनेक्ट हो जा सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पे हमसे कनेक्ट हो जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, है। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर। टेलीग्राम का भी आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और ऐप के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे अगर आप ऐप पे कनेक्ट होते हैं तो आप एमसीक्यूज वगैरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, है ना, वो सब आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं अलॉन्ग विद द क्लासेस। अगर किसी स्टूडेंट को डिटेल्ड प्रिपरेशन करनी है ना, सब्जेक्ट की पूरी प्रिपरेशन करनी है, तो आप यहाँ से ये बैचेस परचेज कर सकते हैं। बिहार कोड का अगर आप यूज करते हैं तो आपको 1500 का ऑफ मिलता है, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, ठीक है। और अगर किसी तरीके की समस्या आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दीज आर द फीचर्स विच विल बी प्रोवाइडेड टू यू, है ना। लैंग्वेज आपकी इंग्लिश रहेगी। क्वेश्चंस है 2500 प्लस आपके पास क्वेश्चंस है। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोनों ही लैंग्वेजेस में। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस है और पूरा इकोनॉमिक्स का पोर्शन मैं कवर करूंगी और उसके बाद का जो है आपका वो सारा दूसरे टीचर्स करेंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको इस बैच में मिलने वाली है। नाउ कमिंग टू द क्लासेस, हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, मॉक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, है ना। जब आप डिमांड पढ़ते हैं तो डिमांड के बाद हम क्या देखते हैं कि एक तो डिमांड है ना। फिर डिमांड को हम 2 तरीके से कैटेगराइज कर देते हैं, एक इंडिविजुअल, है ना, एक एग्रीगेट डिमांड, है ना। तो आपको पता है जो इंडिविजुअल डिमांड है तो उसका डिटर्मिनेंट कौन सा एक नहीं है, तो नॉट और डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, है ना। व्यक्तिगत मांग का निर्धारक नहीं है इनमें से कौन सा एक। ऑप्शन ए इज योर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, गवर्नमेंट बजट या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, है ना। इजी सा क्वेश्चन है, करेंगे। वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, सरकारी बजट या फिर आपका रुचियां या प्राथमिकता, है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ योर कंज्यूमर, ठीक है। आप इसको देखेंगे, बताएंगे। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर कि गवर्नमेंट का जो बजट है उससे आपका इंडिविजुअल डिमांड प्रभावित नहीं होता है ना। सरकार के बजट से किसी व्यक्तिगत डिमांड का क्या लेना देना, है ना। लेकिन अगर उसकी कमोडिटी की प्राइस में इंक्रीज होता है तो हमारे डिमांड में चेंजेस आएंगे। अगर हमारा इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो हमारा डिमांड जो है बढ़ता या घटता है। फिर हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, है ना। इफ वी आर नॉट इनटू द प्रोडक्ट तो हम उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व रादर देन अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, है ना। अभी हमने देखा कि जब आप टॉपिक पढ़ते हैं, ये टॉपिक क्या है आपका, देखिए आपको टॉपिक ना पता होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप क्वेश्चन देखते ही ये पकड़ पा रहे हैं कि ये टॉपिक का नाम क्या था, है ना, तो आप एमसीक्यूज को सॉल्व करने का सीधा सीधा अप्रोच है कि आप क्या करें कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है आप पहले तो आइडेंटिफाई करें कि वो
क्वेश्चन है कहाँ से, है ना, किस चैप्टर से और उस चैप्टर के कौन से वाले टॉपिक से आ रहा है ना। तो टॉपिक क्या है हमारे यहाँ पे, डिमांड चेंज। डिमांड चेंज में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो मूवमेंट अलोंग द लाइन एंड दूसरी चीज आप पढ़ते हैं कि शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, है ना। तो दो ये जो दो टॉपिक्स हैं ये हम किस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं, डिमांड चेंज के अंदर। तो वहां से ये क्वेश्चन लिया गया, कह रहा है कि आपको बताना कि इनमें से कौन सा एक पॉइंट जो है वो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व शो करेगा, ना कि शिफ्ट इन द डिमांड कर्व शो करेगा, है ना। तो देखते हैं हम क्या है ये, चेंजेस इन द कंज्यूमर इनकम, चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ, चेंजेस इन द कंज्यूमर प्रेफरेंस, या फिर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट। उपभोक्ता आय में परिवर्तन करेगा, वस्तु की कीमत में परिवर्तन करेगा, उपभोक्ता वरीयताओं में परिवर्तन करेगा, या फिर स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन करेगा। क्या करेगा ये? ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो लोग भी ऑप्शन बी दे रहे हैं कि द चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ, है ना। देखिए दो तरीके से आपका रहेगा ये, अगर देखिए इसी डिमांड कर्व पे ही अगर आपका जो आपका डिमांड है इसी कर्व पे मूव कर रहे हैं ना, जैसे कि अगर प्राइसेस इंक्रीज हुए तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, ये इधर को शिफ्ट करेगा, सॉरी मूवमेंट है इसका अपवर्ड्स होगा। और अगर प्राइसेस आपके गिरते हैं, है ना, जैसे अगर प्राइसेस हाई हुए तो अपवर्ड जाएगा, प्राइसेस अगर डाउन होते तो ये डाउनवर्ड्स आएगा, है ना। तो दो ही तरह का मूवमेंट आपको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट मिलेगा अलोंग द उसी वक्र पे, है ना। लेकिन अगर शिफ्ट की बात करेंगे तो अगर पहला ये डिमांड था ओरिजिनल वाला, तो डिमांड या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है, या तो इधर को मूव कर जाएगा, या तो इधर को पूरा मूव कर जाएगा, है ना। तो ये वाला जो है आपका अलोंग द डिमांड कर्व वो प्राइस से रिलेटेड है ना। और ये जो आपका शिफ्ट होता है, शिफ्ट के अनेकों कारण हो सकते हैं हमारे ना, आगे हम देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 हम, अ गुड विथ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक प्राइस डिमांड कौन सा है? धनात्मक आय लोच और लोचदार मूल्य मांग वाली वस्तु इसमें से कौन सी है? इंफीरियर एंड प्राइस इनइलास्टिक, ऐसे गुड्स जो कि इंफीरियर होंगे और उनका क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो एकदम अप्रभावित रहेगी, यानी कि इनइलास्टिक का मतलब प्राइस बढ़े या घटे हमसे कोई मतलब नहीं है, है ना, मांग पे आपका कोई असर नहीं होने वाला है। दूसरा कह रहा है कि लग्जरियस गुड होंगे एंड प्राइस इलास्टिसिटी उनमें रहेगी। नेसेसिटी गुड्स होंगे या एंड यूनिट इलास्टिक, वो नेसेसिटी गुड्स हैं जिनका पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है एंड यूनिट इलास्टिक होगा उसका, है ना, यानी कि लोच कितनी होगी कि अगर 1 यूनिट से प्राइस बढ़ रहा है तो 1 यूनिट से डिमांड घट जाएगी, है ना, इस तरीके का। या फिर आपके गिफन गुड्स, क्या गिफन गुड्स में पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है एंड इलास्टिक प्राइस डिमांड रहता है आपका? कौन सा वाला गुड है आप बताएंगे? निम्न और मूल्य आलोचदार, विलासिता और मूल्य लोचदार, आवश्यकता और इकाई लोचदार, या फिर गिफन वस्तुएं? जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट कि लग्जरी गुड्स जो है उसका क्या है, आपका पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी रहती है ना। लग्जरी गुड्स जैसे कि आपका इनकम के साथ उसका कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है ना, और उसकी इलास्टिसिटी है ना, कि उसको प्राइस इलास्टिसिटी देखने को आपको मिलता है ना, कि प्राइस अगर बढ़ता है तो उसका प्रभाव पड़ता है हमारी डिमांड पे, है। नहीं, गिफन नहीं हो सकता। गिफन में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गिफन का जो है उसका इनकम इलास्टिसिटी जो है वो क्या है, आपका नेगेटिव रहता है ना। वो स्पेसिफिक आपके कुछ इंफीरियर गुड्स है, स्पेसिफिक इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी में हम गिफन गुड्स को रखते हैं ना, कि गिफन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर स्पेसिफिक इन नेचर बट इंफीरियर, है ना। चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे, इफ द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टी एंड कॉफी इज पॉजिटिव इट इम्प्लाइज व्हाट? टी एंड कॉफी की जो क्रॉस इलास्टिसिटी है अगर वो पॉजिटिव है तो ये क्या दर्शाती है, कि क्या वो सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के, क्या वो कॉम्प्लीमेंट है, क्या वो असंबंधित है, या फिर उनकी डिमांड जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है? क्या बताते हैं आपको ये? तो में देखने से पता चलता है कि टी और कॉफी क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स है ना। नो नीड ऑफ डिस्कशन, इसमें कुछ करने लायक है नहीं। नेक्स्ट आएंगे,
इफ अ प्रोडक्ट हैज मैनी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स इट डिमांड्स इज लाइकली टू बी व्हाट। यदि कोई उत्पाद है जिसके कई निकट विकल्प है ना, कि उसके जगह हमको उसके बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हमको अवेलेबल हैं, तो ऐसी चीजों का डिमांड कैसा हो सकता है? परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक या फिर यूनिटरी इलास्टिक, है ना। पूर्णतः अलोचदार होगा, अपेक्षाकृत लोचदार होगा, अपेक्षाकृत अलोचदार होगा या फिर एकात्मक लोचदार होगा, क्या होगा? ये क्या है? रिलेटिवली इलास्टिक रहेगा हमारा ये, है ना, कि प्रभाव तो पड़ेगा बट रिलेटिव रहेगा, है ना। परफेक्टली हम नहीं लगा सकते, है ना। इनइलास्टिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स है, और यूनिटरी नहीं हो सकता, है ना। तो रिलेटिवली हम बोलेंगे कि ये क्या है? अपेक्षाकृत लोचदार रहेगा आपका, है ना। नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6। कहते हैं कि इफ द टोटल एक्सपेंडिचर on a good remains constant despite price changes the elasticity is what। कह रहा है कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर किसी भी वस्तु पे हमारा जो है वो समान ही रहता है, जबकि क्या है उसमें प्राइस चेंजेस हो रहे हैं, तो ऐसी चीज को आप क्या बोलते हैं? कि यहाँ पे जो लोच है वो कैसी है? ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है या 0? जब भी आपको कांस्टेंट शब्द दिखेगा तो आप क्या बोलेंगे? इक्वल टू 1, है ना, एक के बराबर रहेगा, है ना। यूनिटरी, इसी का दूसरा नाम आप बोल सकते हैं यूनिटरी, ठीक है, कि हमारा खर्चा समान रह रहा है। नेक्स्ट आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे कि द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ नेसेसिटी गुड इज जनरली व्हाट। ऐसी चीजें जो आवश्यक हैं, है ना, आवश्यक वस्तुएं हैं, उसकी इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी कैसी रहती है आपकी? ग्रेटर देन 1 रहती है, इक्वल टू 1 रहती है, लेस देन 1 रहती है या फिर आपकी इनफाइनाइट रहती है? लेस देन 1 रहेगी, है ना। लेस देन 1 रहने का मतलब कि ये आपका क्या है? ये इसी को आप लेस देन 1 को ही आप क्या बोलते हैं? आपका इनइलास्टिक की कैटेगरी में ये चला जाता है ना, यानी कि नेसेसिटी गुड जो हमको जरूरी है ना। जैसे इसी कैटेगरी में आपका मेडिसिन आ जाते हैं, सॉल्ट्स आ जाते हैं ना, सॉल्ट, ऐसी चीजें जो बहुत जरूरी है हमारे लिए, है ना। तो आप उसकी प्राइस को बढ़ाएं या घटाएं तो उससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, है ना। एक से कम ही प्रभाव उसका पड़ेगा, है ना। तो या तो आप बोले कि इनइलास्टिक है, या तो आप बोले कि उसकी इलास्टिसिटी कितनी है। अगर न्यूमेरिक टर्म्स में बोलेंगे तो लेस देन 1 हम बोल देंगे उसको, है ना। कह रहे कि गिफन वस्तुओं के मामले में मांग वक्र कैसा रहता है आपका, है ना। इन केस ऑफ द गिफन गुड्स द डिमांड कर्व विल बी स्लोपिंग अपवर्ड्स, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, बिकम्स वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। आपको बताना वर्टिकल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, स्लोपिंग अपवर्ड्स है आपका या फिर आपका स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है। हाँ, ये तो आपको रट लेना है ना। वैसे रटने वाली बात नहीं है, सिंपल सा क्या है कि गिफन गुड्स क्या होते हैं आपके? दीज आर द अगेंस्ट, दे आर द कंट्राडिक्शन ऑफ योर लॉ ऑफ डिमांड है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है कि आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग रहती है आपकी, तो अगर उसका कॉन्ट्राडिक्शन है, उसका उल्टा बोलता है, तो ये क्या है? स्लोप अपवर्ड करेगा। स्लोप डाउनवर्ड किसका है? डिमांड कर्व का नेचर है कि वो हमेशा स्लोपिंग डाउनवर्ड ही रहता है, और उसका कॉन्ट्राडिक्शन है आपका गिफन गुड्स, तो इसका स्लोप कैसे रहेगा? ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, द डिमांड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट प्राइस इलास्टिक। देखिए तीन क्वेश्चंस हैं हमारे पास, एक ही चीज के बारे में हमसे बार बार पूछ रहा है, लेकिन तीनों में शब्द का अलग अलग है ना। मतलब बोलते हैं ना कि शब्दों से खेलना या शब्दों से खिलवाड़ करना, तो वही है कि शब्दों को घुमा फिरा के एक ही चीज आपसे पूछ रहा है ना। कि अगर आपको पांचों कंडीशंस पता है कि आपका परफेक्टली इलास्टिक क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक क्या है ना, फिर आपका यूनिटरी क्या है, 5 कंडीशंस हैं आपके, एक परफेक्टली इनइलास्टिक, एक परफेक्टली इलास्टिक और एक यूनिटरी। इन्हीं के बीच में 2 आता है, एक रिलेटिवली इनइलास्टिक और रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। तो ये 5 कंडीशंस आपकी इलास्टिसिटी के बनते हैं। लीस्ट प्राइस इलास्टिक यानी कि आपसे किसके बारे में बात कर रहा है? इन इलास्टिसिटी के बारे में, है ना। तो आपको बताना है कि इसमें से कि प्राइस जो इन इलास्टिसिटी है वो किस चीज में आपको देखने को मिलेगी? आइसक्रीम्स में, सॉल्ट में, लग्जरी कार में या टेलीविजन में? कहाँ पे हमें प्रभाव नहीं पड़ेगा? प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने का प्रभाव हमें कहाँ देखने को नहीं मिलेगा?
सॉल्ट्स में, है ना। आप बढ़ा लीजिए। अब आप प्राइस डाउन कर देंगे तो हम एक बोरी खरीद के नहीं रख लेंगे, और प्राइस अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि अगर हम महीने में एक पैकेट कंज्यूम करते हैं तो हम उसको आधा पैकेट कंज्यूम करने लगेंगे ना। वैसे कम कर दे तो अच्छा ही है, बट स्टिल। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 कहता है कि अ डिमांड कर्व दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कन्वेक्स टू द ओरिजिन इंडिकेट व्हाट। हमको पता है कि हमारा डिमांड कर्व कैसा होता है, ये हमारा आपका क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन रहता है। ये हमारा ओरिजिन है, तो हमारे ओरिजिन के ये कॉन्वेक्स रहता है ना। उसका बैक जो रहता है वक्र का, वो ओरिजिन की तरफ रहता है और वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। ये नेचर है हमारे डिमांड कर्व का। ऐसा क्यों होता है? डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से होता है, इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से होता है, कांस्टेंट इलास्टिसिटी की वजह से आपका होता है, या फिर नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी की वजह से आपको देखने को मिलता है। रीजन क्या है इसका? हमको ये तो पता है कि जो डिमांड कर्व है वो ऐसा ही रहता है, बट क्यों ऐसा रहता है? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, घटती सीमांत उपयोगिता, बढ़ती सीमांत उपयोगिता, स्थिर लोच या ऋणात्मक आय लोच। ठीक है, डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी कि सीमांत उपयोगिता जो है, अगर किसी एक वस्तु को आप सभी चीजों को कांस्टेंट रखते हुए किसी एक वस्तु का कंजम्पशन अगर आप बढ़ाते जाते हैं, है ना, या फिर यूसेज उसका बढ़ाते जाते हैं, तो उसकी उपयोगिता जो है वो आपके लिए कम होती चली जाएगी, है ना। यानी कि डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई इट विल शो अ डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है पूरक वस्तुओं की क्रॉस प्राइस लोच क्या होती है ना? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज व्हाट? पॉजिटिव, नेगेटिव, इन्फिनिटी, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और इन्फिनिटी क्या रहेगी? पूरक है आपके, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये क्या रहेगा आपका? नेगेटिव रहेगा, ऋणात्मक, है ना। डिमांड इलास्टिसिटी से फिर से एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, कुछ है नहीं आपका ये इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि आपका डेल्टा क्यू बाई क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी बाई पी, यानी कि ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी, उसमें चेंजेस कितना आया, क्यों? डेल्टा प्राइस के बढ़ने की वजह से, है ना। यानी कि अगर 2 रुपए का इंक्रीज हुआ, कोई चीज 10 रुपए की मिल रही थी, अब वो 12 रुपए की मिल रही है, तो डेल्टा पी क्या है हमारा यहाँ पे? 2 रुपए, है ना। ये प्राइस का कंडीशन है। यही मान लीजिए कि जब 10 रुपए की कोई चीज थी तो हम 5 यूनिट खरीद रहे थे, जब प्राइस बढ़ गई तो हम 4 यूनिट खरीदने लगे, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू कितना हो गया हमारा? 1, है ना। एक क्वांटिटी हमने डिक्रीज कर दी। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी? 5, यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस कितना था? 10, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 2, यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे 1, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा कि आपकी कितनी प्राइस इलास्टिसिटी आई, है ना। तो वही हमसे पूछा है कि द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ 10% फॉल इन प्राइस कॉजेज अ 20% इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो कितना आएगा आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताना है आपको। 0.5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, या फिर आपका 10 आएगा, है। छोटा सा न्यूमेरिकल है, सॉल्व कर लेंगे आप इसको, है ना। ये क्या आएगा आपका? देखिए आपको यहाँ पे ओरिजिनल कुछ नहीं दिया है ना, कि पुराना कितना था, नया कितना था, आपको सीधा सीधा चेंज ही बता दिया है ना। तो आपका इधर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 20% का क्या हुआ है आपका? इंक्रीज हुआ है, यानी पॉजिटिव का, और फॉल कितना हुआ है डिमांड में? माइनस का 10%, है। फॉल है तो माइनस, इंक्रीज है तो प्लस, है ना। काट दीजिए, आंसर इज योर 2 हमारा आंसर आएगा, यानी कि इलास्टिसिटी कितने की है आपकी? 2 की है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को इनमें से कौन सा आपका अच्छी तरीके से परिभाषित करता है? कहता है कि उपभोग
बढ़ने पर कुल उपयोगिता घटती है, ऐसा होता है क्या? उपयोग बढ़ने पर सीमांत उपयोगिता घटती है, कुल मांग घटती है, या फिर सीमांत मांग बढ़ती है? क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्या कहता है आपको? ऑब्वियसली ये क्या अभी हमने देखा पीछे क्वेश्चन है, क्या कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपकी डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन द कंजम्पशन। जितना आप किसी वस्तु का यूज करेंगे उतना क्या है आपका, वो क्या है, यूटिलिटी डाउन हो जाती है उसकी, है ना, उपयोगिता कम हो जाती है ना। कोई चीज़ नई नई आती है तो हमें बड़ा अट्रैक्ट करती है ना, वी वांट मोर, बट जैसे जैसे हम उसका कंजम्पशन करते चले जाते हैं, यूज टू हो जाते हैं उसके, तो फिर क्या है, हम उसकी डिमांड कम करने लगते हैं ना, उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं कि विच मेथड इज कॉमनली यूज टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये क्या है हमारे मेथड्स ऑफ मेजरिंग द इलास्टिसिटी, है ना। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको मेजर करने के आपके कितने तरीके हैं, ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं। और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अगर हमको पता करना हो, है ना, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कि इतने प्राइस पे कितनी डिमांड है आपकी और उसमें कितना चेंज आ रहा है, वो अगर हमको पता करना हो तो कौन सा इसमें से मेथड आप यूज करेंगे? ज्योमेट्रिक मेथड, टोटल आउटले मेथड, आर्क मेथड, या फिर आपका पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, है ना। ये सारे आपके मेजर करने के तरीके हैं। आपको बताना है कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कौन सा वाला यूज करने वाले हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी आप यूज करेंगे, बिंदु लोच विधि को आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। डिप्राइव्ड डिमांड का मतलब क्या है ना, डिमांड बेस्ड ऑन द कंज्यूमर नीड्स, ऐसी डिमांड जो कंज्यूमर के नीड्स पर डिपेंड करती है। डिमांड फॉर द गुड्स यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, लग्जरी गुड्स डिमांड, या फिर आपका रिपीटेड डिमांड। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो बी लगा रहे हैं दे आर करेक्ट, कि डिमांड फॉर द गुड्स यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, है ना। ऐसे चीजों की डिमांड जिसकी अगर डिमांड बढ़ती है तो उसकी वजह से क्या है कि किसी और प्रोडक्ट का जो है उसका प्रोडक्शन करना जरूरी पड़ जाएगा, है ना। नेक्स्ट आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट द डिमांड कर्व टू द राइट। शिफ्ट वाली बात है ना, हमने कहा था एक मूवमेंट अलोंग द कर्व है और एक आपका टोटल शिफ्ट है ना, इधर को हो जाए इधर को हो जाए। इसको राइट बोला हमने, इसको लेफ्ट बोला, ठीक है। ये लेफ्ट को शिफ्ट कर रहा है, ये राइट को शिफ्ट कर रहा है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। फॉल इन द इनकम, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, या फिर दोनों ही बी और सी, दोनों ही बी एंड सी, है ना। अभी जब हमने कहा था कि जब मूवमेंट अलोंग है तो वो सिर्फ प्राइस पर डिपेंड करेगा, है ना। बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपकी बहुत सारी चीजें आपकी कंसिडरेशन में आ जाती है ना। जो शिफ्ट होने का कारण है वो बहुत सारा हो सकता है ना। आपकी इनकम हो सकती है, फिर आपका क्या है, सब्स्टिट्यूट्स का इसमें रोल हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्स का इसमें रोल हो सकता है ना। जो पूरक वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के जगह पे यूज किए जा सकते हैं, है ना। सब्स्टिट्यूट से उनका यूज हो सकता है, आपकी पॉपुलेशन हो सकती है, सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी हो सकती है ना। तो बहुत सारी चीजें जो है वो मिलकर के क्या है, पूरे डिमांड वक्र को शिफ्ट करा देगी। लेकिन अगर मूवमेंट करना होगा आपको तो सिर्फ एक ही कारक काफी है इसको मूव कराने के लिए, तो वो क्या है, प्राइस, है ना। तो आपका मूवमेंट अलोंग द कर्व के लिए सिर्फ प्राइस फैक्टर लेंगे आप, और यहाँ पे हम अनगिनत फैक्टर्स को ले सकते हैं ना, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा डिमांड कर्व जो है वो आपका शिफ्ट कर जाए। नेक्स्ट आएंगे, लीनियर डिमांड कर्व अगर होता है तो उसका स्लोप कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, वेरी करेगा, पॉजिटिव रहेगा, वर्टिकल रहेगा, स्थिर बदलता रहेगा, धनात्मक होगा, या फिर आपका वर्टिकल होगा? क्या होगा आप बताएंगे? कांस्टेंट, करेक्ट। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 हम, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलोंग द लीनियर डिमांड कर्व। एक लीनियर डिमांड कर्व है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको बताना है। अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में बताएंगे। अगर आपका डिमांड कर्व जो है लीनियर है तो कैसा रहेगा, इसकी प्राइस इलास्टिसिटी कैसी रहेगी?
कांस्टेंट रहेगी, यूनिटरी एवरीवेयर, इट वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, हर एक बिंदु पे विभिन्न रहेगा, या फिर इट इज इनफाइनाइट एट ऑल द पॉइंट्स। सोच गए, थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी करने की कोशिश की गई है, बट अगर आपने कांस्टेंट वाला पढ़ा है तो आप आसानी से कर पाएंगे ना। ये लीनियर देख के कांस्टेंट नहीं लगाएंगे आप, है ना। ये क्या रहेगा आपका, इट वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, हर एक पॉइंट पे देखिए, हर एक पॉइंट पे आपका इलास्टिसिटी पूछ रहा है ना, स्लोप नहीं पूछ रहा है, तो हर एक पॉइंट पे आपका क्या है, ये डिफरेंट रहेगा। ठीक है, पॉइंट इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी अगर आप ढूंढने जाएंगे लीनियर डिमांड कर्व पे, तो आपका क्या है, कुछ इस तरीके से आपको हर एक पॉइंट पे वो अलग ही दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच आर द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली टू हैव अ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इन अ शॉर्ट रन। अल्प अवधि में आपका इनमें से किस चीज में आपको परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड देखने को मिलेगा। लग्जरियस वॉच में, सॉल्ट में, लाइफ सेविंग मेडिसिन में, या फिर आपका एयरलाइन टिकट्स में। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इन शॉर्ट रन, है ना, लॉन्ग रन में नहीं, शॉर्ट रन में आपसे पूछ रहे हैं। मोस्ट लाइकली है जी लाइफ सेविंग मेडिसिन। ये तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है ना। क्वेश्चन नंबर 20, कह रहे मांग की लोच एकात्मक होती है जब द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी व्हेन टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस विद प्राइस, टोटल रेवेन्यू फॉल्स विद द प्राइस, टोटल रेवेन्यू रिमेन्स अनचेंज व्हेन द प्राइस चेंजेस, या ऑल ऑफ द अबव। 21 का आंसर बताएंगे। एकात्मक यूनिटरी कब रहती है हमारा, जब टोटल रेवेन्यू रिमेन्स अनचेंज व्हेन द प्राइस चेंजेस। प्राइस के बदलने पे भी जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो अनचेंज रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी। ठीक है, एकात्मक मांग की लोच क्या है यहाँ पे, यूनिटरी है। ठीक है, अभी एक हमने टोटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड देखा था, और यहाँ पे हमसे क्या बोल दिया है, हमसे टोटल रेवेन्यू की बात की है। तो टोटल एक्सपेंडिचर हो या टोटल रेवेन्यू हो, यूनिटरी में आपका वो कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक ना, अनचेंज रहेगा। फिर एक टॉपिक आप पढ़ते हैं आपने अपने डिमांड में ना, डिमांड फंक्शन क्या होता है। डिमांड फंक्शन का सीधा सीधा मतलब है कि आप एक तो टॉपिक पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ योर डिमांड, है ना, कि डिमांड के निर्धारक कौन कौन होते हैं, या फिर इसी को बोले दूसरी तरीके से अगर हम बोलना चाहें तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो दोनों चीजें सेम ही है, और प्राइस फंक्शन भी वही है ना, लगभग। मतलब यहाँ पे प्राइस को निर्धारित करने में कौन कौन लोग काम करेंगे। तो प्राइस आपका काम करता है, इनकम काम करती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस काम करता है, तो ऑल ऑफ द अबव, है ना। इसी को हम डिमांड फंक्शन कहते हैं कि ये आपका लिखा कैसे जाता है, DF फंक्शन ऑफ, ये रहा आपका, है ना, डिमांड इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ, है ना, कि इनके फंक्शनिंग की वजह से आपका डिमांड में कितना असर पड़ेगा वो हम देखते हैं ना। प्राइस का पड़ेगा, इनकम का पड़ेगा, और आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का असर पड़ेगा डिमांड पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 23, सेटेरिस पेरिबस, है ना, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी बात की है इसके बारे में कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि सारी चीजों को स्थिर रखते हुए विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। डिमांड की बात नहीं कर रहा, सप्लाई की है, तो डिमांड का उल्टा है आपका सप्लाई, है ना। जो जो चीजें आप डिमांड में पढ़ते हैं उसका ठीक उल्टा बताइए सप्लाई में। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व उल्टा रहेगा। अगर आपका डिमांड कर्व ऐसे है तो सप्लाई कर्व क्या है, ऐसे है। तो कह रहे हैं कि इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा, डिक्रीज इन द इनपुट कॉस्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंक्रीज इन द टैक्स ऑन प्रोडक्शन, या फिर एंट्री ऑफ द न्यू फॉर्म इनटू द मार्केट। कब आपका लेफ्ट को शिफ्ट कर जाएगा, ये सारी चीजों के स्थिर रहते हुए। हाँ, एकदम सही। ये क्या है, इंक्रीज इन द टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, कि जैसे ही सरकार ने आपका उत्पादन पे टैक्स को बढ़ा दिया, है ना, यानी कि ये क्या है, आपके सप्लायर के लिए नेगेटिव बात है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा आपका सप्लाई कर, है ना।
इनपुट देंगे, आउटपुट बढ़ेगा, सप्लाई के लिए अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अच्छी बात है ना, कॉस्ट कम होगा। एंट्री ऑफ अ न्यू फॉर्म इनटू द मार्केट, सप्लाई बढ़ेगा। एक फॉर्म के लिए नहीं सोच रहे हैं, पूरी फॉर्म्स पूरा सप्लाई मार्केट के लिए सोच रहे हैं। तो अगर नया फॉर्म आया मार्केट में तो सप्लाई बढ़ेगा आपका, ये भी पॉजिटिव बात है। एक नेगेटिव बात है तो है ये टैक्स वाली, है ना। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे कह रहे हैं कि इफ टू गुड्स हैव द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ 0, अगर दो वस्तुओं के बीच में आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो 0 रहती है, तो इसका क्या तात्पर्य है कि वो स्थानापन्न है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, वे असंबंधित हैं, या फिर उनकी मांग अलोचदार है। क्या है? अगर क्रॉस इलास्टिसिटी इज 0 देन व्हाट इज इट? दे आर अनरिलेटेड, है ना। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी उन दोनों पे एक दूसरे का प्रभाव अगर 0 पर है तो मतलब क्या है कि वो अनरिलेटेड है ना। दूध के दाम से कार का क्या लेना देना है ना, ऐसे समझ लीजिए, है ना। जैसे कि पेट्रोल से तो कार का लेना देना है, पेट्रोल डीजल से, है ना। अब तो ईवी से भी है आपका, बट दूध से हमारा कोई लेना देना नहीं है ना। यानी या फिर ऐसी चीजें जो एकदम से असंबंधित है, सिंपल सा। जनसंख्या में वृद्धि से निम्नलिखित की संभावना है। लास्ट क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन कैन डू व्हाट, है ना। बातों बातों में ये क्वेश्चन हमने डील किया हुआ है। शिफ्ट इन द डिमांड कर्व टू द डिमांड कर्व, आपका लेफ्ट में आ जाएगा, आपका राइट में चला जाएगा। मेक्स डिमांड परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड को आपका पूर्णतः लोचदार बना देगा। या फिर इंक्रीज इन द प्राइस इलास्टिसिटी, या फिर आपकी प्राइस इलास्टिसिटी को और बढ़ा देगा। क्या होगा अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो, जनसंख्या में अगर वृद्धि होती है तो? ऑप्शन बेस करें कि ये क्या है, पूरा का पूरा डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करा देगा। यानी कि आपका क्या है, डिमांड कर्व इंक्रीज हुआ है, डिमांड जो है वो पूरा का पूरा इंक्रीज हुआ है। पॉपुलेशन बढ़ी है, डिमांड ज्यादा हुई है, तो ये लेफ्ट को चला जाएगा, है ना। ये हमको दिखाता है पॉजिटिव, या फिर कहिए इंक्रीज इन द डिमांड, ये कांस्टेंट डिमांड, और ये क्या है आपका डिक्रीज इन द डिमांड, नेगेटिव डिक्रीज इन द डिमांड। चलिए, तो दीज वर द 25 क्वेश्चंस, है ना। इसके साथ हमारा डिमांड वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। थोड़ा सा एक और रहता है आपका कि ऑर्डिनल और कार्डिनल अप्रोचेस क्या है आपके डिमांड के, प्लस कल की जो क्लास रहेगी हमारी वो ऑर्डिनल एंड कार्डिनल अप्रोचेस ऑफ डिमांड प्लस योर कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, आपका कंज्यूमर बिहेवियर का जितना भी है उसमें थोड़ा सा पोर्शन, कि उनकी प्रेफरेंसेस कैसे तय होती हैं, है ना, कैसे वो खरीदना पसंद करते हैं, क्या कॉन्स्टेंट्स हैं, सरप्लस क्या होता है, उसी में सारा कुछ आ जाएगा आपका, है ना। इंडिफरेंस कर्व, बजट कॉन्स्टेंट, ये सारी चीजें हम वहीं पे कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग।